सो हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का खेला। जैसे हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कुछ टॉपिक हमें कवर करने थे, जिसमें से कुछ टॉपिक जो है बैक टू बैक हमने कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो कवर करने वाले हैं, एक टॉपिक नहीं बल्कि 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन, देन सेटलमेंट ऑफ पार्टनर एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखिए, जब रिटायरमेंट होता है तो जो पार्टनर रिटायर होके जाता है वो अपना जो भी हिसाब किताब जो है ना वो करवा के लेके जाता है। अब उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो कैसे होगा वो तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो उसका फाइनल पेमेंट बनेगा, वो फाइनल पेमेंट कैश में करना है या बाई बैंक करना है या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमें कुछ ही नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन होते हैं, उस सिचुएशन में हमें कुछ करना होता है, हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो वो कौन से डिसीजन है, कौन सी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना होता है, वो बात करेंगे हम इस लेक्चर में। लास्ट में हम बात करेंगे इस लेक्चर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। जिसको जाना था वो चला गया। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, हो सकता है वो म्यूचुअली बैठे और बैठ के बोले, देख भाई अपनी जो कैपिटल जो है ना वो कैपिटल अब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। ये ऑल्दो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे हमने चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जो पीएसआर का चेंज होता है वहां पे भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात की थी। क्या था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग? न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी न्यू पीएसआर। उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में वही चीज पढ़ी, न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी न्यू पीएसआर। तो क्या रिटायरमेंट में चेंज हो जाएगा? कुछ चेंज नहीं होगा, सेम मीनिंग रहने वाला है, न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी न्यू पीएसआर। तो चलिए बैक टू बैक ये तीनों टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है ये 3 टॉपिक, और फर्स्ट 3 टॉपिक, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में देखिए चेक लिस्ट है ये आपकी कि क्या क्या कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिटायरमेंट की जब बात आए तो बैठ के तसल्ली से सोचिए, क्या ये सारे टॉपिक आपके कवर्ड हैं? क्या इन सारे टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आपके पास है? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है हाँ है, तो मान लीजिए आपका कंसेप्ट जो है वो कवर्ड है, क्लियर है, मज़ेदार है। तो चलिए 3 टॉपिक जो है वो और स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन 4th नंबर पॉइंट से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। समटाइम क्या होता है, हमें सुनने में मिलता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज के केस में जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है आपका रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो चलिए इस बात करते हैं इन डिटेल इसकी। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने डायरेक्ट। सर डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों लिया है? बेटा सब कुछ तो बात कर चुके हैं अपन, सब कुछ क्या बातें कर चुके हैं, जितनी भी बातें हमने की थी उनकी मैं समरी आपको बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन का काम क्या होता है? रिवैल्यूएशन का काम होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू पे लेके आना। अब मार्केट वैल्यू पे लाने में हो सकता है कोई एसेट बढ़ रही हो, कोई एसेट कम हो रही हो, कोई लायबिलिटी कम हो रही हो और कोई बढ़ रही हो। तो ये काम करना जरूरी है, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब आप किस बेसिस पे करोगे कि देख भाई ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में अपनी जो टोटल सामान है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, वो है 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 का माल अपने पास है, जिसमें से बाहर वाले क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को जो हमें पेमेंट करना है वो करना है 60,000। तो 60 अगर उनको पेमेंट कर देंगे तो अपना कितना बचा? 1,00,000 रुपए। और अपना जो 1,00,000 रुपए जो है ना वो कुछ इस तरीके से 50,000, 30,000 एंड 20,000। यहाँ पे रिटायरमेंट किसका हो रहा है? सी का। तो सी को हम कहेंगे कि तू तेरे 20,000 रुपए ले ले, यहाँ पे से कोई ना कोई एसेट कम हो जाएगी और इधर से तेरी कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन सी बोलेगा ना बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बुक्स में जरूर ये प्रॉपर्टी 1,60,000 की दिखाई हुई है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते चलते हैं। बट मार्केट वैल्यू आज की डेट में इस बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू वो 70,000 नहीं 7 लाख है, या फिर हो सकता है फर्नीचर की वैल्यू 7,000 नहीं कुछ और हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू, रियल वैल्यू कुछ और हो सकती है। अच्छा, रियल वैल्यू का पता कब चलेगा? वो तो बेच के पता चलेगा भाई। मैं बोलूँ कि मेरी बिल्डिंग जो है ना वो 70,000 की नहीं 7 करोड़ की है। सर आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे जितना बोलो, बोलने से क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू कब पता चलेगी? जब इसको बेचा जाए। तो अगर इन सबको बेच दिया तो बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा क्या? तो एक बार सेटलमेंट के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, समझदार आदमी को बुलाया जाता है कि भाई तू बता तेरे हिसाब से हमारी जो टोटल एसेट्स है उनकी वैल्यू क्या आती है। देन वो अपना ओपिनियन देता है वहाँ पे। उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई एसेट्स को वो बोले कि ये अंडर वैल्यूड है, इसको बढ़ाना है। तो एसेट्स को जब भी बढ़ाना हो आपको क्या करना होता है? डेबिट। हो सकता है किसी एसेट्स को
वो बोले कि ओवर वैल्यूड है, इसको कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। दूसरा, लाइबिलिटीज की जब बात आएगी, असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज के केस में अगर वो बोले किसी लाइबिलिटी को और बढ़ाना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज को अगर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटीज खुश है क्रेडिट से, एसेट्स खुश है डेबिट से। जितना एसेट्स को डेबिट करोगे बढ़ेगी, अगर उल्टा कर दिया, क्रेडिट कर दिया एसेट को, बेटा कम हो जानी है। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटीज खुश होती है क्रेडिट बैलेंस से। जितना क्रेडिट करते जाओगे लाइबिलिटीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर लाइबिलिटीज को आपने कर दिया क्या? डेबिट, तो हो जानी है कम। दूसरा, यहाँ पे एक चीज हमें और समझ में आ जानी चाहिए अब तक, क्योंकि पीछे 2 चैप्टर में यही टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। एसेट्स अगर बढ़ रही है तो फायदे की बात है बेटा, ये क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। एसेट्स अगर कम हो रही है तो ये लॉस है, कोई समझाने नहीं आएगा ये बात। आपकी बिल्डिंग जो है ना, आपको कहा गया कि 70,000 नहीं, इसकी वैल्यू जो है 80,000 है। खुशखबरी है कि दुखद समाचार है? खुशखबरी है सर, एसेट की वैल्यू जो है बढ़ रही है तो फायदा है, कम हो रही है तो नुकसान है। सेम अपोजिट सिचुएशन लाइबिलिटी के साथ होता है। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए लॉस, और वहीं पे अगर लाइबिलिटी कम हो रही हो तो फायदा है। बढ़िया ना, आपसे हमें कम ही चुकाना पड़ेगा। ये सारी बात थी। अब चलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग के फॉर्म में हम इनको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सी भाई साहब का रिटायरमेंट हुआ ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। एडजस्टमेंट क्या क्या है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 4,000। स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो आपको क्या करनी है? बढ़ानी है। कितने से? 4,000 से। ठीक है, बढ़ा देंगे तो स्टॉक की वैल्यू अगर 4,000 से आपको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ानी थी बेटा? 4,000 से बढ़ानी थी सर। जैसे ही मैंने स्टॉक को यहाँ पे डेबिट किया, डेबिट करने पे क्या हुआ? एसेट बढ़ी। एसेट बढ़ी तो क्या हुआ? फायदा हुआ। और फायदा कहाँ पे चला गया? एक ग्लास रख दिया अपन ने रिवैल्यूएशन नाम करके, और मान लो उसमें 4,000 रुपीज़ अपन ने डाल दिए हैं। ठीक है, पड़े रहने दो उसके अंदर एक बार। डेप्रिशिएट मशीनरी टू 35,000। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है कितने रुपए से? 35,000 से ना, टू 35,000 बोला है, इट मीन 35,000 तक करना है। ऑलरेडी कितनी है सर? 40,000 तो है ही है। इसको कम करते हुए लेके चले जाना है आपको 35,000 तक, तो 5,000 से आपको इसको रिड्यूस कर देना है। तो 5,000 से अगर एसेट को रिड्यूस कर रहे हो सर, दुखद समाचार है, गिलास से पैसा निकलेगा तो निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹5,000 ओनली। और आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स फाउंड 2,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिक्वायर 5%। पता चला कि जो बैड डेब्ट्स है ना वो कितने के और हैं? 2,000 के। तो ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है? सर बुरी न्यूज़ है, बट ऑब्वियस है। बैड डेब्ट्स जो है वो कितने और हो गए हैं हमारे? 2,000 से और हो गए हैं। तो हमें एक एसेट कम कर देनी है, और उस एसेट का नाम होता है डेटर्स। आप कह रहे हो ना कि हम लोगों के कितने रुपए मांगते हैं? 20,000 मांगते हैं। ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है कि 2,000 एक बंदे के मांगते हो जो देगा ही नहीं आपको। तो 20,000 बोलना छोड़ो, ये रट छोड़ो। अब से आपको कितना बोलना है? 18,000। बट ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? अकाउंटिंग के थ्रू। डेटर्स को क्रेडिट कर दो सर 2,000 से, और डेबिट कर दीजिए आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। डन हो गया काम, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन की और डिमांड की जा रही है कि प्रोविजन रिक्वायर्ड है कितना? 5%। अब डेटर्स है कितने के? डेटर्स पहले कितने थे आपके? 20,000। अब कितने के डेटर्स बचे हैं? 2,000 तो हट गया। अब जो डेटर्स है हम कह रहे हैं 18,000 ही है। तो जब डेटर्स आपके 18,000 है तो 18,000 का 5% मेरे बच्चे होता है 900। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अब इनको जो रिक्वायर्ड प्रोविजन है वो है 5% की। 5% से हम काम चला लेंगे। तो ठीक है, तो 5% होता है 900। ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 1,000 है। तो 100 रुपीज़ से क्या कर दो? इसको कम कर दो। लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है? लाइबिलिटी है। कई बच्चे देख रहे होंगे कि सर एसेट साइड में लिखा हुआ है, आप इसको लाइबिलिटी बता रहे हो। तो देख मेरे बच्चे, एसेट साइड में लिखा हुआ जरूर है लेकिन नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। तो अगर आप चाहे तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एसेट साइड में नहीं दिखा के लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है, यहाँ की बजाय आप इधर दिखा सकते हो। डेटर्स यहाँ पे 19 की जगह कितने दिखते हैं? पहले 20 दिखते। तो ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है।
सारे पॉइंट हमने कवर किए। कवर करने के बाद हमें क्या पता चला, रिवैल्यूएशन नाम के गिलास में हमने डाले 4000, देखिए फायदा हुआ था यहाँ पे। फिर नुकसान हुआ कितने का, 5000 का। गिलास में 4000 थे वो तो निकाल दिए, 1000 और निकाल दिए, माइनस में आपका गिलास कितने से, 1000 से। फिर डेबिट किया 2000 से, अगेन माइनस में हो गया कितने से, 1000 प्लस 2000, 3000 से। फिर यहाँ पे प्रोविजन जो है वो हमने कम किया, लाइबिलिटी को कम किया, तो यहाँ थोड़ा सा 100 रुपये का जो है हमें फ़ायदा हुआ। तो 1000 का नुकसान वहाँ था, 2000 का नुकसान यहाँ पे था, 3000 में से 100 आप हटा दो तो 2900 का जो है लॉस मुबारक हो आपको। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे आपको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है कितने का, 2900। अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पे, जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी, एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट जो है वो और कवर कर लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और वो एक पॉइंट क्या था, बिल्डिंग इज वैल्यूड 90,000। बिल्डिंग के वैल्यूएशन पे पता चला कि 90,000 है, जबकि हमने बैलेंस शीट में ओनली 70,000 दिखा रखी है, 20,000 बढ़ाना है, तो ये फायदे की बात हो गई है। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट जो है वो कर देते हैं डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से करें, 90 से कर दूं ना, 90 से कर दोगे तो 70 प्लस 90 160 नहीं हो जाएगा, टोटली आपको 190 लेके आना है, 70 ऑलरेडी है, सिर्फ 20,000 से वो डेबिट कर दो इसको। ठीक है सर, ये कर दिया। अब बात करते हैं वापस से। अब वापस से अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे फ़ायदा हुआ 4000 का, यहाँ पे 20,000 का। 24,000 का फ़ायदा, उसमें से 5,000 माइनस कीजिए, 19,000। 19 में से फिर 2,000 माइनस कीजिए, 17,000। 17,000 में 100 प्लस कर दीजिए, तो टोटल 17,100 का आपको मिला प्रॉफिट। मुबारक हो, ठीक है, मुबारक हो। 17,100 का आपको यहाँ पे क्या हो गया है, फायदा हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन मैंने आपको क्या दी, एंट्री दी। एंट्री देने के पीछे मोटो इतना सा था, इन्हीं एंट्रीज को समझ के अब आपको क्या कर देना, रिवैल्यूएशन की लेजर बना देनी है, लेकिन इन एंट्री को देख के नहीं बनानी है, डायरेक्ट बनानी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस पीछे हमने अच्छे से की थी, यहाँ पे थोड़ी सी हमने रिवैल्यूएशन की और बात कर ली, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 4,000, बढ़ा दिया, स्टॉक को बढ़ाना है 4,000 से डेबिट करके बढ़ा दिया। डेप्रिशिएट मशीनरी टू 35,000, 35,000 से नहीं 35,000 तक डेप्रिशिएट करना है, तो 5,000 से मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दिया। फिर एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली, बट बिल्डिंग इज वैल्यूड 90,000, बिल्डिंग को 20,000 से हमने बढ़ा दिया। सर यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। बैड डेब्ट्स फाउंड 2,000, ठीक है, डेटर्स को कम कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिक्वायर्ड 5%, तो 5% रिक्वायर्ड, तो रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर रहेगा वो। अभी जो डेटर्स की वैल्यू है वो है 18,000, 18,000 का 5%, 18,000 का 10% 1,800, आधा कर दीजिए 900, तो 900 हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। 1,000 ऑलरेडी था, 100 से हमने क्या कर दिया, उसको कम करके 900 जो भी ये रिक्वायर्ड है 900 वहाँ तक इसको पहुँचा दिया। तो ये रिवैल्यूएशन की कहानी थी। रिवाइज आपका पूरा टॉपिक कंसेप्ट जो है वो हो गया होगा। अब बढ़ते हैं पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस चालू होता है। अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े थे वो सारे के सारे टॉपिक वो थे जो एडमिशन में, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आप पढ़ के आए थे। यहाँ पे बात आती है जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है, जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो हम उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनता है, गुडविल का पैसा उसके कैपिटल में चला गया, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस चला गया, सारे रिजर्व वगैरह ट्रांसफ़र हो गए। सब कुछ ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी कैपिटल का जो भी बैलेंस हो उस बैलेंस को हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना। तो पहला काम तो ये करेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कैश अकाउंट हो सकता है, और समटाइम सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको बोले कैश नहीं, पेमेंट जो है वो बाई बैंक करना है, तो ठीक है टू बैंक अकाउंट कर देंगे। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनर जो है कोई और एसेट्स ले जाए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा समटाइम ये भी हो सकता है कि भाई तुझे जो है ना पैसा अभी नहीं दे सकते हैं हम, तेरा पैसा जो है ना उसके बदले में तो बिल ले ले, पोस्ट डेटेड बिल, बिल्स पेबल जानते हो ना आप, तो यहाँ पे बिल्स पेबल भी आ सकता है।
याद नहीं करना है, समझना है, सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे कुछ किसी भी तरीके से पेमेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ट्रांसफर all the balance in partners लोन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ध्यान रहे इन सब के साथ साथ ये भी आ सकता है जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का पैसा जो है वो उसके लोन अकाउंट में चला जाए। कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, क्या होगी, वो सारी बातें आगे हम करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 मार्क में या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। टॉपिक ये है, कंडीशन समझिए आप, कंडीशन समझिए आप। सिचुएशन सीधी सी है, यहाँ पे एक है ये जनाब, एक है ये जनाब, और एक है ये जनाब, ठीक है। ये जनाब जो है ना वो छोड़ के चले गए, रिटायर हो गए, जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ, इनका मन नहीं था इनके साथ बिजनेस करने का। तीनों की जो कैपिटल थी ना वो थी 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आपका जो भी बैलेंस बच रहा है ना वो हमने ट्रांसफर कर दिया आपके लोन अकाउंट में। ये क्या चाहता था? इसका छोड़ने का मोटो ये था कि यहाँ से मुझे पैसा मिल जाए और इस पैसे से मैं क्या करूं, कहीं और इन्वेस्ट करके कोई नया धंधा चालू करूं और ज़्यादा कमाना है मुझे। इन्होंने बोला लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, टाइम टू टाइम हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ डीड। हमें पता है लोन पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो होती है 6%। थोड़ा टाइम निकला, महीने, 2 महीने, 3 महीने, सी ने कहा भाई मेरा पैसा दे दो 1 लाख रुपए। इन्होंने कहा लोन पे ट्रांसफ़र है ना, इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, दे देंगे, कहाँ दिक्कत है। चलता गया चलता गया चलता गया काम। अब कब तक चलता रहेगा? कोई तो लिमिट होगी, कभी तो इसका पैसा इनको लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पहुँच गया कोर्ट में कि मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती लोन बना के बैठे हैं उसको। तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने दी सेक्शन 37। बेसिकली प्रैक्टिकल जो इसके केस पीछे था वो था डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या था कि ये बेचारे जनाब जो है ना ये एक्सपायर हो गए थे और इनका एग्जीक्यूटिव जो है ना उसको चक्कर कटवा रहे थे ये लोग। तो उस केस में कोर्ट ने क्या किया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक अमेंडमेंट किया और आपको दे दी सेक्शन 37। क्या दे दी? सेक्शन 37। जो सेक्शन 37 है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो सेटलमेंट है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को करना होगा। अगर उनके पास पैसा नहीं है इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए तो आप लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके पास 2 अधिकार होंगे। क्या होंगे? 2 अधिकार होंगे। दोनों में से जो भी उसको पसंद आए ना वो वाला वो लेगा। तो 2 अधिकार क्या क्या दिए? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बेसिकली कि उस पार्टनर को इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। किस रेट से? 6% की रेट से। जो भी टाइम पीरियड है, जिस डेट को वो रिटायर हुआ था उस डेट से वो चालू हो जाता है, तो 6% की रेट से उसको मिलना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 2, वो शेयर इन प्रॉफिट भी ले सकता है। सर वो पार्टनर तो है ही नहीं है, फिर भी उसको ये राइट दिया गया, शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, कितना लेगा शेयर इन प्रॉफिट? इन कैपिटल रेशियो, कि भाई आपने मेरा पैसा यूज में लिया, यूज में लेके जो भी प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट पे मेरा अधिकार है। फिर अब आप बताओ, आप अगर इसकी जगह होते तो कौन सा ऑप्शन चूज करते? सर हम दोनों कैलकुलेट करके देखते और जो ज़्यादा होगा वही लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो होगा विच एवर इज मोर। ये बात जो है ना ये कॉमन सेंस है, यहाँ रूल आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छापने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है ना यार, कोई भी क्या लेगा? जो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं अपन। ABC पार्टनर थे, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना वो ये था। बी रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2021 को। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड 90,000, 60,000 एंड 40,000। ये इनकी कैपिटल थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी रिटायर हुआ है,
ठीक है। तो बी की जो कैपिटल थी, बी की कैपिटल थी सिर्फ 60,000 रुपए। कितनी थी? 60,000 रुपए। ए एंड सी कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस अप टू 30 जून 2021। कितने टाइम तक खींच लिया उन्होंने? 1 अप्रैल 2021 टू वो खींच के ले गए बिजनेस को 30 जून 2021। फिर क्या हुआ? विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ बी, बी का पेमेंट किया नहीं, 3 महीने हो गए हैं, अटका रखा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ प्रॉफिट ऑफ 15,200 इज अर्न्ड। 15,200 का प्रॉफिट भी बनाया उन्होंने। बाई द यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स, फर्म के एसेट्स यूज में लेके। अब फर्म के एसेट्स में किसका अधिकार भी है? बी का भी है, क्योंकि बी का हिसाब किताब अभी किया नहीं गया है, पैसा जो है बी को नहीं दिया गया है। State which of the two option under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 are available to B and which option be preferred। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? 6% इंटरेस्ट ले ले। तेरा जो पैसा था वो था 60,000, 60,000 का 6%। ठीक है, ये 6% पर एनम है बेटा, पूरी साल का है, तो पूरी साल का थोड़ी देंगे, 3 महीने तो हुए, अप्रैल में जून 3 महीने बनते हैं यहाँ पे, तो 3 महीने का ले लें, तो 3/12 कर दो आप इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 300, 900 हो गया ये, 900 रुपये। तो पहला ऑप्शन क्या है इन भाई साहब के पास? 900 रुपीज। अगर इंटरेस्ट पे जाते हैं तो इनको 900 रुपये मिलेंगे। अब ये क्या करेंगे? ये आपकी तरह होशियार हैं, ये बोलेंगे कि ये वाला ऑप्शन से और कैलकुलेट करके बताइए हमें, उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। तो भाई 15,200 तीनों पार्टनर ने मिलके कमाया था, मतलब बाकी दो ने ही कमाया था, बट ये क्या कहेंगे कि 15,200 3 महीने का प्रॉफिट ही है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का प्रॉफिट ही है। इसमें बी का शेयर, बी का शेयर कितना? इनकी जो कैपिटल है वो है 90,000, 60,000 एंड 40,000। तो जो कैपिटल के बीच में रेशियो बचता है वो बचता है 9:6:4। बी कहेगा इस प्रॉफिट के 19 पार्ट कर दो और मुझे कितने पार्ट दे दो? 6 पार्ट दे दो। ठीक है, 15,200 के कितने हिस्से कर देने हैं आपको? 19 पार्ट कर देने हैं बेटा। 15,200 डिवाइड बाई 19 इंटू 6, 4,800। आई बात समझ में? कैपिटल के रेशियो में अगर शेयर इन प्रॉफिट लेता है ये, तो कितना मिलेगा इसको? 4,800। अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है यार। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट के ऊपर ये जाता है तो इंटरेस्ट इसको सिर्फ और सिर्फ 900 मिलेगा। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा ब्याज व्याज नहीं चाहिए, शेयर इन प्रॉफिट लेऊंगा मैं। तो यहाँ पे 4,800 जो है हमारा जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कौन से 2 ऑप्शन ये इसको अवेलेबल होंगे एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1937। तो ये 2 ऑप्शन इसको अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये कौन सा ऑप्ट करेगा? कौन सा जो है प्रेफर करोगे आप इसको? बट ऑब्वियस है यार, ऑप्शन 2 ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसका फायदा है। ठीक है, तो ये था आपका सेटलमेंट ऑफ पार्टनर। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसका मतलब क्या है? न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। तो ये 3 पार्टनर थे और ये इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ऑन 1 अप्रैल 2022 जेड भाई साहब जो है वो रिटायर हो गए फर्म से। एक्स एंड वाई एग्री दैट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल जो है वो एडजस्ट होगी, लेकिन जो टोटल कैपिटल होगी वो इन्होंने डिसाइड कर लिया 2,10,000। सब सारी बातें समझ में आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड अ बैलेंस 1,45,000 एंड 63,000। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ टू पार्टनर। तो इसको समझिए, इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, कैपिटल अकाउंट से समझ लीजिए, ऑल्दो यहाँ बनाने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, बट समझने के लिए हम एक बार बना लेते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो क्या कुछ घटित हुआ, ये सारी बातें आपको अभी समझ में आ जाएगी। पार्टनर थे एक्स वाई जेड।
तीन थे ना, एक्स वाई जेड। इनका जो ओपनिंग बैलेंस जो भी था वो यहाँ पे आया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उसमें एडजस्टमेंट हुए। एडजस्टमेंट होने के बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ था, कौन हुआ था, जेड रिटायर हुआ था, तो जेड का सेटलमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया था। लास्ट में जब यहाँ पे बात आई टू बैलेंस सी डी, ये सारे सेटलमेंट और एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे जो बात आई वो आई कि एक्स की जो कैपिटल है वो है 1,45,000 और इनकी है 63,000। जेड की कुछ कैपिटल होगी नहीं क्योंकि जेड तो जा चुका है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए क्या बताया था आपको, पीछे एक मेथड बताया था, एक सिस्टम बताया था, वही सिस्टम, सेम सिस्टम आपको यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। टोटल कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, बात जो है वो खत्म हो गई। इस बैलेंस शीट डी को हम यहाँ पे बना देते हैं बाई बैलेंस बी डी कि आ जाए भाई, छेनी हथौड़ा लेके हम तैयार है, थोड़ा सा काट पीट करने के लिए थोड़ा सा चेंजेज करेंगे आप में। तो यहाँ पे लिखा 1,45,000 एंड 63,000। अब हमें क्या करना है, न्यू फर्म की जो कैपिटल है ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो रखनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी 2,10,000 और वो किस में होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जेड यहाँ पे रिटायर हुआ, जेड के बाद इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, वो कितना था, कुछ बता रखा है यहाँ पे। जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, एक्स एंड वाई एग्री दैट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो क्या होगा बता नहीं रखा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जेड का शेयर छोड़ दो, इन दोनों के बीच में आपस में रेशियो क्या है, 3:2। तो जो न्यू PSR है वो हम मान के चल रहे हैं 3:2 और न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो होनी चाहिए 2,10,000, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये आप लिखिए, डिवाइड कीजिए 5 से, इंटू कीजिए 3। तो हम एक्स भाई साहब को कहेंगे कि 1,26,000 आपकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। वाई से हम कहेंगे इंटू 2, 84,000 जो है वो आपकी कैपिटल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपकी कैपिटल है कितनी, 63,000 और होनी कितनी चाहिए आपकी कैपिटल, आपकी कैपिटल होनी चाहिए 84,000। 21,000 रुपये की कमी पड़ रही है, तो ये 21,000 रुपये जो है ना आप ले आइए बाई कैश अकाउंट, क्योंकि पूछा भी है, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ टू पार्टनर। बता नहीं रखा करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है किससे, तो हम कैश से ही मान के चलते हैं। वाई से बोलेंगे हम कि आपकी जो कैपिटल है वो है 1,45,000 जबकि होनी चाहिए ओनली 1,26,000। 19,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ले जाइए आप, ठीक है, ले जाइए 19,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आई। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के बाद हमें ये पता चला कि एक पार्टनर वाई जो है वो पैसा लेके आएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बाई ₹21,000। दूसरी बात जो हमें समझ में आई यहाँ पे वो ये आई कि कैश लेके चला जाएगा कौन, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना लेके जाएगा, 19,000 रुपये। डन, जवाब मिल गया आपको। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया ये यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, तो थैंक यू बनता है आपके लिए, आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा। अब थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप जो है वो इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे कई सारे बेनिफिट आप लोगों के लिए हैं, उन बेनिफिट को एंजॉय करना मिस ना करें। थैंक यू सो मच।